तो दोस्तों, प्रीवियस एपिसोड में हमने क्या बातें की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी एक थोड़ी सी झलक आप देखिए। और जिसमें हमने विस्तृत रूप से दोस्तों चर्चा की है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और इसके पश्चात में हम अब बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक मज़ेदार वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों वीडियो वैदिक कालीन सभ्यता का। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। आज आपका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज हम ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा और चित्रों के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का, उस वीडियो को अधिकतर दोस्तों आप लोगों से प्यार मिला हुआ है। तो उसी माध्यम से दोस्तों हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके कहने पर वैदिक कालीन सभ्यता का। और ये वीडियो दोस्तों रामबाण वीडियो है जिसको आप देखेंगे और ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात में हम वैदिक सभ्यता का दोस्तों पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे और उसके पश्चात में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। दोस्तों, देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं वैदिक सभ्यता। उससे पहले हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो भाई हमारे पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि इसी प्रकार की अच्छी वीडियो उन तक पहुंच सकें। और देरी न करते हुए दोस्तों प्रारंभ करते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में दोस्तों देखेंगे जो वैदिक सभ्यता का दोस्तों विकास माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 600 ईसा पूर्व। क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक दोस्तों जो सभ्यता विकसित रही हमारे देश में वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने विस्तृत दोस्तों चर्चा की है। उसके पश्चात में धीरे धीरे क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों पतन हो गया और उसके बारे में काफ़ी लोगों ने अलग अलग मत भी दिए हैं। तो जो बाढ़ का मत है वो सर्वाधिक सर्वसम्मत है दोस्तों। तो बाढ़ के कारण जब सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों अंत हो गया, उसके पश्चात में एक नई सभ्यता आई दोस्तों वैदिक सभ्यता, जिसका जो अनुमानित जो तिथि है दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और आइए हम विस्तृत चर्चा दोस्तों करते हैं। तो सिंधु घाटी के पतन के पश्चात में दोस्तों 1500 ईसा पूर्व में यहाँ पर क्या हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। भारत में दोस्तों आर्य आए। तो जो आर्य आए तो आर्यों का दोस्तों मतलब क्या है, यानी सबसे पहले तो ये बात आती है कि आर्य हैं क्या आखिर। तो आर्यों का दोस्तों मतलब होता है श्रेष्ठ, जो कि एग्जाम में दोस्तों आया हुआ, कुलीन और आदरणीय। ठीक है, तीनों प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको लिख देना है। ठीक है, श्रेष्ठ, कुलीन और आदरणीय दोस्तों मतलब होता है आर्य का, है ना। फिर वैदिक साहित्य की जो कुछ जानकारी जो मिलती है, और क्यों इसे वैदिक साहित्य कहा गया। वैदिक साहित्य दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो वेदों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होगी दोस्तों, वेदों से। और वेदों से दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ कि वेदों को क्या कहते हैं, वेदों के संकलन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसके संकलन को हम कहेंगे श्रुति ग्रंथ, अपौरुषेय या फिर संहिता कहा जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आते हैं। तीनों क्वेश्चन को हमने इतने ही क्वेश्चन पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कि आर्य को क्या कहा जाएगा, तो श्रेष्ठ, कुलीन या आदरणीय कहा जाएगा। अगर हम वेदों की बात करेंगे, वेदों को क्या कहा जाएगा, तो वेदों को दोस्तों कहा जाता है श्रुति ग्रंथ। कहीं कहीं पर एग्जाम में श्रुति ग्रंथ आता है। अपौरुषेय आता है, अपौरुषेय में जिसकी जो रचना पुरुष ने न की हो। ठीक है, यानी ईश्वर प्रदत्त ये ग्रंथ है दोस्तों, इसको वेद माना जाता है। ठीक है, या फिर संहिता। अब एक बार इससे पहले भी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जय संहिता किसे कहा जाता है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था। लोग वहाँ पर जो ऑप्शन में चुने थे वो वेद लगा दिए थे, लेकिन गलत है। जय संहिता दोस्तों किसे कहा है, महाभारत को कहा जाता है। और केवल संहिता अगर आ जाएगा तो वो कहा जाता है वेदों को। याद रखेंगे दोस्तों आप कि वेदों को संहिता कहा जाता है और महाभारत को दोस्तों जय संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन जो सभ्यता दोस्तों विकसित हुई है वो विकसित हुई है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व दोस्तों ये वैदिक सभ्यता है। और इस सभ्यता को दोस्तों 2 पार्टों में बांटा गया है। इसको हमने क्या किया दोस्तों, एक फिगर के माध्यम से बताया भी है कि 2 पार्ट हो गए। तो पहला दोस्तों जो पार्ट है वो वैदिक काल है और दूसरा दोस्तों जो पार्ट है वो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, 2 पार्ट हो गए, एक तो वैदिक काल, दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक काल दोस्तों हम इस पार्ट को भी 2 पार्टों में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, तो
1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 1000 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल माना जाता है। और 1000 के बाद में दोस्तों 600 ईसा पूर्व को हम क्या मानते हैं दोस्तों, वो मानते हैं हम उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या है, तो जो ऋग वैदिक काल है दोस्तों, ऋग्वेद यानी जो वैदिक काल को हम अध्ययन करते हैं, वैदिक काल को पाते हैं, तो उसमें दोस्तों ऋग्वेद के अनुसार आचरण किया गया है और ऋग्वेद को सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि वो पहले का सबसे पहला जो प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद है। ठीक है। और उसके पश्चात में जो उत्तर वैदिक काल है उसमें जितने भी कार्य हुए दोस्तों वो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की श्रेणी में दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों इसमें जो आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं दोस्तों कि आर्यों का मूल निवास स्थान दोस्तों कहाँ है। जो आर्य आए उनका दोस्तों मूल निवास स्थान आर्यों का कहाँ है। ठीक है, तो आर्यों का हम मूल निवास देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे आर्यों के मूल निवास स्थान की। दोस्तों जो आर्यों का मूल निवास अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार बताया था दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बताया गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड ने दोस्तों बताया है कि जो ये आर्यन थे इनको नाम दिया, द आर्यन नाम दिया है। और दोस्तों इन्होंने बताया कि यूरोप से ये दोस्तों आए हैं। यूरोप में कहाँ पर, तो जो रूस है दोस्तों, दक्षिणी रूस से इनका आगमन हुआ है। यानी आर्यों का जो आगमन हुआ वो दोस्तों दक्षिणी रूस से हुआ है, ये गार्डन चाइल्ड ने बताया है। और मैक्स मूलर ने दोस्तों बताया कि इनका जो आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ दोस्तों, वो हुआ है मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि दोस्तों जो इनका आगमन हुआ, आर्यों का जो आगमन हुआ है वो दोस्तों तिब्बत से हुआ है। ठीक है दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि दोस्तों जो आर्यों का आगमन हुआ है वो दोस्तों हुआ उत्तरी ध्रुव से। तो सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार आए हुए हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों का हमने समावेश किया है। तो तीन चीज़ें केवल आपको याद रखनी है। एक तो गार्डन चाइल्ड के बारे में जिन्होंने द आर्यन बोला है, मध्य एशिया से मैक्स मूलर ने बताया, दयानंद सरस्वती तिब्बत ने बताया, और बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों उत्तरी ध्रुव से बताया है। तो यहाँ पर केवल उन्हीं क्वेश्चनों का दोस्तों समावेश किया गया है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों आर्यों के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि आर्यों की जो भाषा थी दोस्तों वो थी संस्कृत। आर्य जो भाषा यूज करते थे वो संस्कृत थी दोस्तों। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि इससे पहले की जो सभ्यता थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, वो दोस्तों शहरी सभ्यता थी। ये दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो पशुपालन था। वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो व्यापार था, लोग व्यापार करते थे। और यहाँ पर ये सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी कि सबसे पहले जब आर्यन आए तो दोस्तों क्या करते थे वो एक ये मान लीजिए कि कबीले टाइप से आए थे दोस्तों और कबीला बनाकर रहते थे। तो वो सभ्यता जो थी दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी और संस्कृत भाषा का यूज करते थे। जब सबसे पहले दोस्तों भारत में ये आए तो ये मान लीजिए कि उस समय भारत का जो क्षेत्र था बहुत बड़ा था। तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर सबसे पहले दोस्तों रहना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। एशिया माइनर यानी तुर्की में, तुर्की से दोस्तों एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको कहते हैं बोगज कोई अभिलेख। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बार बार आता है तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो एक बोगज कोई अभिलेख है दोस्तों, इसके अनुसार बताया गया है जो 4 देवताओं का दोस्तों वर्णन किया गया है। 4 देवताओं का उसमें अंकन है दोस्तों। एक तो इंद्र का है, मित्र का है और वरुण का है दोस्तों, और नासत्य देवता का दोस्तों वर्णन किया गया है। इन सभी देवताओं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन देवताओं से दोस्तों पता चलता है कि जो आर्यों का मूल निवास था दोस्तों वो मध्य एशिया था। आगे वैदिक जो सभ्यता थी दोस्तों, आर्यों का प्रशासनिक संचालन दोस्तों कैसा था, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम पढ़ लेंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने समावेश किया है। और अधिकतर ये अगर आप वीडियो अच्छी तरीके से अगर दोस्तों देख लेंगे और इसके पश्चात में जो MCQ टाइप क्वेश्चन आप दूसरा पार्ट देख लेंगे तो पूरा आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों, किस प्रकार से प्रशासन चलता था, तो आर्यों का जो प्रशासन दोस्तों चलता था उसमें 5 वर्गों में बटा हुआ था। तो एक तो था दोस्तों कुल, दूसरा ग्राम था, फिर विष था, फिर जन था और फिर राष्ट्र था। ठीक है, तो 5 जो शासन बटा हुआ था वो 5 भागों में दोस्तों बटा हुआ था। आज भी दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 भागों में लगभग बटा है। तो सबसे पहले ग्राम होता है, फिर
पहले ग्राम पंचायत होती हैं, है ना? उसके बाद बाद में दोस्तों क्षेत्र पंचायतें होती हैं, जिला पंचायत होती है दोस्तों, उसके बाद में हमारे विधायक बनते हैं, उसके बाद में हमारे जो सांसद बनते हैं ना, तो इस प्रकार से जो दोस्तों बटा हुआ है। तो जो वैदिक सभ्यता थी आर्यों के समय में भी इसी प्रकार के तो कुल क्या दोस्तों थे, तो कुल थे एक गुरुकुल टाइप के। ये समझ लीजिए कुल थे वो मोहल्ले थे या गुरुकुल थे, ठीक है? यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत करते थे और ये एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ पर जो है जो गुरु थे और जो बच्चे थे वो दोस्तों निवास करते थे, वो कुल था। कुल एक मोहल्ला टाइप का आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल एक मोहल्ला होता है उसे कुल कहा जाता है, उसी प्रकार से और कुछ कुलुओं को मिला करके दोस्तों क्या होता था, ग्राम बन जाता था, ठीक है? ग्राम या गाँव बन जाता था, ठीक है? तो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी, उससे बड़ी इकाई ग्राम हो जाती। ग्राम से दोस्तों क्या होता था, विस। जिस प्रकार से आजकल देखेंगे जो कस्बे टाइप के आपको दिखते हैं वो विस हुआ करते थे। विस के पश्चात में दोस्तों जन आते हैं। जन एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जन ये शहर हुआ करते थे और उसके पश्चात में दोस्तों ये जिला स्तर पर दोस्तों होता था जन और फिर होता था राष्ट्र, हमारा राष्ट्र आ जाता था, ठीक है? तो 5 वर्गों में दोस्तों शासन बटा हुआ था। सबसे पहले जिस प्रकार से अभी शासन होता है उसी प्रकार से वैदिक कालीन सभ्यता में भी शासन होता था, ठीक है? और देखेंगे दोस्तों वेदों की जो संख्या है दोस्तों, क्योंकि वेदों के आधार पर ही वैदिक सभ्यता का संचालन हुआ है, तो वेदों की जो संख्या है वो दोस्तों 4 है और इनके बारे में विस्तृत चर्चा भी आगे करेंगे। वेद 4 कौन-कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है, ठीक है? तो आगे हम देखेंगे भी ऋग्वेद में क्या दिया गया है, यजुर्वेद में क्या दिया है और यहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो है और वैदिक साहित्य के अंदर वेद आते हैं दोस्तों, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद, यानी इन चीज़ों को शामिल किया गया और इन्हें ही हमें पढ़ना है, ठीक है? वेदों को पढ़ना है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही श्रुति ग्रंथ श्रुति ग्रंथों में दोस्तों हमारे वेदांग आते हैं, महाभारत, रामायण, ये श्रुति ग्रंथ हैं दोस्तों, इनको भी हम देख लेंगे दोस्तों। वेद का जो अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है ज्ञान। याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। वेद का मतलब जो होता है दोस्तों वो ज्ञान होता है और यहाँ से देखेंगे 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी माना गया है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए हमने इसको समावेश कर लिया है, ठीक है? तो याद रखना जो 3 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम क्या कहेंगे, वेद त्रयी माना गया है, ठीक है? सबसे जो प्राचीनतम इसमें वेद है दोस्तों वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ लेंगे ऋग्वेद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों हम कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ऋग्वेद में पढ़ लेंगे दोस्तों। ऋग्वेद सबसे पहली चीज देखेंगे, सबसे प्राचीन जो वेद है दोस्तों वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के जो संकलन करता है दोस्तों वो महर्षि दैत्यायन वेद व्यास जी को माना जाता है, ठीक है? जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद को नित्य या अपुरुषेय बोला गया है। अपुरुषेय जिसकी रचना पुरुष ने ना की हो, यानी ये ईश्वर प्रदत्त जो ग्रंथ है दोस्तों। वेदों को श्रुति ग्रंथ, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, काफी बार क्वेश्चन आया तो एक बार फिर से समावेश कर लिया हमने कि जो वेद हैं दोस्तों इनको श्रुति ग्रंथ कहा जाता है या फिर संहिता भी बोला जाता है। जय संहिता किसको बोला जाता है? महाभारत में, जो कि बार बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। जय संहिता हमने लिख भी दिया है, जय संहिता महाभारत को कहते हैं, तो यहाँ पर जय लग जाएगा दोस्तों, महाभारत हो जाएगा, जहाँ पर संहिता होगा वेद होंगे, ठीक है? ऋग्वेद के 10वें मंडल, याद रखना ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1088 सूक्त हैं और दोस्तों 10,580 मात्राएं यानी ऋचाएं हैं, ठीक है? ऋचाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? मंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र। तो कितने मंत्र हैं दोस्तों? 10,580 याद रखेंगे, जिसमें से 118 मंत्र, याद रखना हर चीज़ को हमने यहाँ पर दोस्तों जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हमने लिख लिया है, तो इसीलिए आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो दोस्तों देखिए। तो जिसमें 118 मंत्रों को क्या किया गया? दोहराया गया है। इसीलिए कुल मंत्रों की संख्या अगर देखा जाए, मूल मंत्र जो हमारे हैं दोस्तों वो 10,462 हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बात कर लिया दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं और जो मूल मंत्र हैं दोस्तों वो 10,462 है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखो दोस्तों क्या बताया गया, पहला और 10वां जो मंडल है वो सबसे बाद का है और सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है? जो पहला और 10वां मंडल है दोस्तों वो सबसे बड़ा है और सबसे बाद का मंडल है, इसको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है दोस्तों कि जो तीसरा मंडल है उसमें क्या किया गया है? सूर्य देवता यानी सावित्री की दोस्तों
स्तुति की गई है। और 9वें मंडल में दोस्तों सोमदेवा जो देवता हैं उनकी स्तुति की गई है। और 10वें मंडल में दोस्तों 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, क्या याद कर रखना है कि जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित मंत्र लिखे गए हैं। 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता को समर्पित मंत्र लिखे गए हैं। और 10वें मंडल में चतुर्थ वर्ण यानी दोस्तों 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। ऋग्वेद में एक वर्ड दोस्तों यूज किया गया है, अधन्य। अधन्य वर्ड का दोस्तों मतलब होता है गाय, जो कि एग्जाम में बार बार आया हुआ है। तो अधन्य, ऋग्वेद में अधन्या का मतलब दोस्तों क्या है, गाय है। इसमें जो स्रोत और प्रार्थनाएं दी गई हैं, इसमें ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। ऋग्वेद में ईश्वर को मनाने के लिए, उनकी विनती करने के लिए, उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए दोस्तों मंत्र एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं। आगे वैदिक साहित्य में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि दोस्तों कि जो वेदों के जो यज्ञ करता है उनको क्या बोला जाता है, तो इसको भी हमने इसमें कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने लिखा है वेद ज्ञान विषय, और उसके बाद में यज्ञकर्ता या उसको कहते क्या है, ये चीज़ हम देख लेंगे। तो ऋग्वेद में दोस्तों जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, ईश्वर की प्रार्थनाएं दी गई हैं और एवं स्रोत दिए गए। ठीक है, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, होत्र। ठीक है, होत्री कहते हैं। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ नियमों एवं जो विधि विधानों का यूज किया गया है, इसमें मंत्र लिखे गए हैं। और एक सबसे जो ज़्यादा आता है एग्जाम में, वो आता है बलि देने। बलि देने का दोस्तों मंत्र, बलि देने से पहले जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो यजुर्वेद में दिया गया है। और ये एग्जाम में बहुत बार दोस्तों आता है, तो याद रखना यजुर्वेद में दिया है दोस्तों बलि देने के मंत्र। और इसके पढ़ने वाले को दोस्तों अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधर्व्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा दोस्तों सामवेद। सामवेद का मतलब होता है दोस्तों गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और संगीतमय मंत्रों का वर्णन इसमें दोस्तों है। तो ये है सामवेद। ठीक है, इसके पढ़ने वाले को दोस्तों कहते हैं उद्गात। क्या बोलते हैं, उद्गात बोला जाता है इनके पढ़ने वाले को। ठीक है, फिर लास्ट में आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को दोस्तों पहले तो वेद में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में वेद में शामिल कर लिया गया है। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित दोस्तों अथर्ववेद। और इसमें दोस्तों चिकित्सा संबंधी मंत्र दिए गए हैं, उपचार दिए गए हैं, वशीकरण मंत्र दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक जीवन या परिवेश है, इसमें अधिक से दोस्तों ये समझ लीजिए ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इसके बारे में बहुत से मंत्र दोस्तों दिए गए हैं। तो चिकित्सा के बारे में, वशीकरण के बारे में बहुत से मंत्रों का समावेश किया है। और इसके पढ़ने वाले को दोस्तों ब्राह्मण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्राह्मण। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप दोस्तों क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि वैदिक जो सभ्यता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, किस आधार पर हम वैदिक सभ्यता को हम देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता के दोस्तों मेन जो आधार हैं वो 4 हैं। 4 आधार दोस्तों मेन है। पहला जो आधार है दोस्तों वेद, यानी वेद कितने हैं दोस्तों, वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता माना गया है। तो 4 वेद हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं वो भी हमने चर्चा कर लिया है। तो 4 वेद हैं दोस्तों। पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें से 5 पुराण सबसे आवश्यक हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे 5 पुराण हैं, जिसमें जितने जो इसके बाद की जो वंशावलियाँ हैं उनका वर्णन दोस्तों किया गया है। ठीक है, तो इसका संबंध स्पेशली ब्रह्मा जी से है, विष्णु जी से है, महेश या शिव से संबंधित ये सारे पुराण हैं। तो ब्रह्मा से संबंधित कौन कौन से हैं इनको भी हमने लिख लिया है, विष्णु से संबंधित कौन कौन से हैं और महाशिव से संबंधित कौन कौन से हैं इनको हमने लिख लिया है। तो ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, वैवर्ता, मार्कंडे, भविष्य वामन, ये दोस्तों क्या है, ब्रह्मा से संबंधित हैं ये हमारे पुराण। ठीक है, अगर विष्णु से बात करेंगे तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद, गरुण पुराण, है ना, पद्य व वराह पुराण जो संबंधित हैं दोस्तों वो विष्णु भगवान से संबंधित हैं। और जो महेश यानी शिव से संबंधित दोस्तों वायु, लिंग, स्कंद, अग्नि, मत्स्य और कुर्म, ये दोस्तों भगवान शिव से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों वैदिक साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों वेदांग। वेदांग या सूत्र, जब तक आप वेदांग सूत्र नहीं पढ़ेंगे तब तक आप दोस्तों वेदों को नहीं पढ़ सकते। जिस प्रकार से आपको हिंदी पढ़ने के लिए, शुद्ध हिंदी पढ़ने के लिए
ग्रामर की यानी व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको अगर वेदों को पढ़ना है तो वेदांगों को पढ़ना अति अनिवार्य है। ठीक है, तो कितने वेदांग हैं? 6 हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन में आया हुआ है, वेदांगों की संख्या 6 है। तो आपको याद रखना कौन कौन से वेदांग हैं वो भी हमने लिख लिया। तो सबसे पहला जो वेदांग है तो शिक्षा, दूसरा कल्पसूत्र है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद व ज्योतिष, यानी ये क्या है? ये सभी 6 पुराण है। ठीक है, उपनिषदों की बात करेंगे दोस्तों तो उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। कितने उपनिषद हैं दोस्तों? 108 है। और उपनिषद का मतलब काफी बार क्वेश्चन आता है, तो उपनिषद का दोस्तों मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना उपनिषद का दोस्तों मतलब होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है जो सत्यमेव जयते, यानी जो सत्यमेव जयते दोस्तों है, ये आप देख रहे हैं, ये जो अशोक चिन्ह है और उसमें नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता में जो शासन का संचालन होता था या उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी? तो देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था दोस्तों, ये देखना है, जो वर्ण व्यवस्था वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में जो थी दोस्तों, वो केवल और केवल व्यवसाय के आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे क्या हुआ, ये व्यवस्था दोस्तों जाति आधारित हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में देखेंगे तो 4 वर्गों में दोस्तों समाज विभक्त था। पहला तो ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो जो प्रारंभ ऋग वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों, ये सभी अपने अपने व्यवसाय पर, अपने अपने कर्मों पर डिपेंड था। ब्राह्मण अपना काम करते थे, क्षत्रियों को काम बांट दिया गया, क्षत्रिय अपना काम करते थे, वैश्य अपना काम करते थे और शूद्र क्या करते दोस्तों, सभी की सेवा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जातिगत हो गया। ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी केवल व्यवसाय के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे ये व्यवस्था क्या हो गई, जातिगत हो गई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आगे देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया है और हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और दोस्तों इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र दोस्तों इधर हमने लिख लिया है और इधर लिया है उनके प्रतिपादक, कौन कौन से दर्शन के कौन कौन प्रतिपादक हैं, इसको देख लीजिए। तो संख्या ज्ञान के दोस्तों प्रतिपादक हैं दोस्तों कपिल मुनि जी, याद रखना, संख्या ज्ञान के जो प्रतिपादक हैं कपिल मुनि जी हैं। योग दर्शन के दोस्तों जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के दोस्तों अक्षपाद गौतम जी हैं। वैशेषिक दर्शन के उलूक कणाद हैं दोस्तों। और मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों जैमिनी ऋषि जी हैं। वेदांत के जो प्रतिपादक हैं वो बद्रायण या वेद व्यास जी हैं। ठीक है, ये तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी हमने इसमें समावेश कर लिया है। ठीक है, और इसके पश्चात में आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिए क्योंकि तभी आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि उसमें हम दोस्तों बताएंगे पहले तो जो वन लाइनर क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करेंगे जो भी एग्जाम में बार बार आते हैं, और उसके पश्चात में MCQ टाइप क्वेश्चन कवर कर देंगे जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर नदियों के दोस्तों प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो प्राचीन नाम और उनको अब इस समय क्या कहा जाता है वो आधुनिक नाम। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक यहाँ पर से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, जो सूत्रदी है ना, सूत्रदी जो नदी है दोस्तों उसको अब प्रेजेंट टाइम में सतलज नदी कहा जाता है। अस्कनी को दोस्तों चिनाब नदी कहा जाता है। विपाशा को व्यास नदी बोला जाता है दोस्तों। कुंभा को काबुल में नदी बहती है, कुंभा नदी बहती थी, उसको काबुल नदी दोस्तों बोलते हैं। और सदानीरा दोस्तों जिसमें हमेशा जल रहता था वो गंडक नदी थी दोस्तों। सुवस्तु को स्वात नदी बोलते थे। पुरुषनी को दोस्तों रावी नदी बोलते थे। और वितस्ता को इसमें बोलते हैं झेलम नदी। और दृश्यवती या फिर सरस्वती, ठीक है, इसको हम सरस्वती भी कहते हैं, जो कि अब अदृश्य रूप में है हमारे सामने सरस्वती। ठीक है, तो ये दोस्तों इसको हम घग्गर नदी बोलते हैं। और क्रमु क्रमु को हम कुर्रम नदी दोस्तों बोलते हैं। तो ये नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में अधिकतर आता है। दो आपको नाम तो हमने जो स्टार्ट में दिया है ना, इनको आपको 3 नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और इनको याद भी कर लेना क्योंकि एग्जाम में यही 3 बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी हमने यहाँ पर दोस्तों समावेश कर लिया है। वैदिक कालीन देवता कौन थे और उनका संबंध कहाँ से था, इसको हम देख लेंगे। तो जो देवता थे दोस्तों वो सबसे पहले देवता थे इंद्र। इंद्र और इंद्र का दोस्तों इंद्र जी जो थे वो युद्ध के देवता थे एवं वर्षा के देवता थे। जब कभी भी
पानी नहीं बरसता था, या जो जन को या फिर जो है वहाँ के लोगों को, वैदिक कालीन लोगों को यदि किसी भी प्रकार की वर्षा से संबंधित दिक्कत होती तो वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे और वर्षा करवाते थे। ठीक है। उसके पश्चात में अग्निदेव, अग्निदेव का काम था मनुष्य एवं देवताओं के बीच में जो मध्यस्थता की जाती थी, मध्यस्थता कराने का काम दोस्तों अग्निदेव का था। आज भी यदि कोई भी आप देखते हैं शादी या फिर जो है कुछ भी होता है तो सबसे पहले दोस्तों, या कोई भी शुभ काम होता है तो अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाता है, जिससे कि उनका काम सफल हो जाए। तो अग्नि देवता का काम क्या था? मनुष्य और देवताओं के बीच में दोस्तों मध्यस्थता कराते थे। ठीक है। वरुण देव का दोस्तों काम क्या था? समुद्र, ऋतु परिवर्तन या रात दिन, इन सभी चीज़ों का जो है जो कर्ता धर्ता थे वो दोस्तों वरुण देव थे। ठीक है। और जो देवता थे घौ, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आया है। जो खौ देवता थे ये क्या करते? ये आकाश के देवता थे, ये सबसे प्राचीन देवता थे। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है तो याद रखना, सबसे प्राचीन देवता थे। ठीक है। और ये आकाश के देवता थे। सोम देवता दोस्तों वनस्पति के देवता थे। उषा जो थे वो प्रगति और उत्थान के देवता थे दोस्तों। अश्विनी विपत्तियों को हराने वाले देवता थे। पूषण जो थे दोस्तों पशुओं के देवता थे। विष्णु जी तो जो थे दोस्तों वो विश्व के संहारक एवं पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इंद्र को सबसे अधिक स्थान, सबसे प्रिय स्थान दिया गया था और अधिकतर इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आते आते इंद्र के स्थान पर दोस्तों प्रजापति जी की पूजा अधिकतर होने लगी। तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन को समावेश किया है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को दोस्तों हमने शामिल किया है। और इसको आप 2 या 3 बार ये वीडियो अवश्य देखें। देखने के पश्चात में दोस्तों एक काम आपको कर देना है कि ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, जिससे कि आने वाली जो वीडियो हैं, इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, वो उन तक पहुंच सकें। और हमारा जो इससे पहले का वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों, देखना मत भूलिए, क्योंकि उसमें हमने अच्छी तरीके से एक ही वीडियो में दोस्तों अच्छी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसके अतिरिक्त 2 हमने उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी कराया है, जिसमें 100+ क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अच्छी तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को तैयार किया है। और अब इसके पश्चात में वैदिक कालीन सभ्यता, अगर इसमें हम समावेश करेंगे तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब इसके पश्चात में नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे, और उसी में हम दोस्तों देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं उनको हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो को, अगर आपको थोड़ी भी इस वीडियो से दोस्तों जानकारी मिली हो या आपको ज्ञान मिला हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। केवल केवल हमारा इतना काम करना है, इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है और हमको आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।